स्वागत है आपका स्टार स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की संसद, यानी संसद से संबंधित हमारे आज का इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो आज तक प्रश्न आए हैं। तो आपसे कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका मिल सके। तो चलिए, आपने ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, भारत की संसद। तो मित्रों, संसद के बारे में बात करें, संसद बनती किस चीज़ से है? तो भारत की संसद है, उसके अंग कितने? 3 हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, यानी लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों के मिलकर जो बनता है वो कहलाती है भारत की संसद। ये तीनों अंग है संसद के। तीनों संसद के अंग मिलने से क्या बनेगा? संसद बन जाएगी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति होंगे। आगे हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि पहली बैठक कब हुई स्वतंत्र भारत में। तो हम बात करते हैं, जब चुनाव हुए तो उस समय भारतीय संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1992 को हुई थी, जो पहले चुनाव हुए थे। संसद में अगर हम बात करें कितने अधिवेशन होने चाहिए, तो कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना आवश्यक है। और एक बात का हमने विशेष ध्यान रखना है, जो संसद में 2 अधिवेशन है, जो कम से कम उनमें जो अंतराल है, यानी दोनों का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्ष में 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं, संसद में सत्र बुलाना व समाप्त करने का अधिकार किसका होता है? यानी सत्र को कब बुलाना है, कब सत्र को समाप्त करना है, इसका अधिकार किसके पास होता है? तो वो अधिकार होता है हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास में। इसका अधिकार होता है कि वह सत्र को बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सत्र को स्थगित राष्ट्रपति नहीं करता, वो लोकसभा अध्यक्ष है, या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा में जो उसका सभापति होता है वही करता है। अब हम बात करेंगे संसद के सत्र। तो सामान्य से संसद में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, तो उन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि 3 सत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई माह में रखा जाता है और ये सर्वाधिक अवधि वाला सत्र होता है। लेकिन इसी वर्ष प्रारंभ कर दिया गया है इसे जनवरी में रखना, यानी जनवरी के अंतिम सप्ताह में रखा जाता है, तो वहाँ से शुरू कर दिया गया है जो बजट सत्र होता है। एक बात का ध्यान रखना, जो नई लोकसभा आएगी चुनाव में, उसका जो पहला सत्र होगा वो भी बजट सत्र होगा। यानी इस तरीके से भी हो सकता है, एक वर्ष में 2 बजट सत्र भी हो सकते हैं। अगर कोई लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो वो भी बजट सत्र रखती है, और नई लोकसभा आती है वो भी बजट सत्र रखती है। इस प्रकार एक वर्ष में 2 बजट सत्र भी हो सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, बजट यानी धन संबंधी शक्ति किसके पास होती है? तो धन संबंधी शक्ति है वो लोकसभा की शक्ति है, यानी बजट की जो शक्ति है वो लोकसभा की शक्ति है। इसका ध्यान रखना आप। आगे हम बात करते हैं, जो दूसरा सत्र है वो कौन सा है? वो है मानसून सत्र। अब मानसून सत्र कब है? जब मानसून आएगा। तो मानसून कब आता है? जुलाई सितंबर में आता है। तो मानसून सत्र कब आएगा? जुलाई से सितंबर माह तक चलेगा, जो दूसरा सत्र है। तीसरा सत्र हमारा कौन सा है? वो है जी शीतकालीन सत्र। यानी शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र होगा, ये न्यूनतम अवधि वाला होता है, यानी सबसे छोटा तो शीतकालीन सत्र, और सबसे बड़ा सत्र होता है वो कौन सा है? बजट सत्र, जो सबसे बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे आगे कि जब ये सत्र चल रहा होता है तो इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो पहला घंटा होता है, यानी 11 से 12 बजे का, वो होता है प्रश्नकाल। यानी इसमें प्रश्न किए जाते हैं सांसदों से, सरकार से प्रश्न पूछा जाता है, सांसदों से पूछा जाता है, तो वो होता है प्रश्नकाल। यानी 1 घंटा प्रथम का सांसदों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल होता है। एक बात का ध्यान रखना, जो ये शून्यकाल है ये भारतीय मीडिया की देन है, अन्य किसी भी जगह पे शून्यकाल नहीं है, यानी विदेशों में शून्यकाल नहीं है, ये भारत की देन है शून्यकाल। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि समसामयिक मुद्दे होते हैं, जो करंट के मुद्दे हैं
उन पर चर्चा की जाती है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित वार्तालाप की जाती है। तो ये शून्यकाल किस देश की देन है? शून्यकाल भारत की देन है, जो कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद होती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना और साथ साथ में आप इसको नोट भी करते रहना ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। आगे हम बात करेंगे संसद के प्रमुख कार्य। अब ये कार्य क्या होता है? जैसे संविधान संशोधन करना। अब जैसे कोई नया संविधान कानून बन गया है, बनाना है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो संविधान में संशोधन करना किसकी शक्ति है? संसद की शक्ति है। विधि निर्माण करना यानी कानून बनाना। अब एक बात है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। अब आपको पता होना चाहिए कार्यपालिका क्या करती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, कानूनों को लागू करती है। अब ये अगर लागू करती है तो बनाता कौन है? तो बनाता व्यवस्थापिका बनाती है। अगर व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, तो इसकी रक्षा कौन करता है? तो इसकी रक्षा न्यायपालिका करती है। इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे थे कि संसद के जो कार्य हैं, संविधान संशोधन करना है, विधि निर्माण करना है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना है, वित्त संबंधी नियंत्रण यानी देश की जो संसद नीति है, उस संसद निधि है उसकी रक्षा करना, निर्वाचन करवाना। अब निर्वाचन किसका करवाना होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना कार्य किसका है? संसद का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने का कार्य किसका है? संसद का। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना किसका कार्य है? संसद का। तो ये सारा का सारा कार्य किसका होता है? संसद का होता है। इस चीज का ध्यान रखना। जब इतना कार्य कर रही है संसद, तो संविधान संशोधन कर रही है, वो विधि का निर्माण भी कर रही है, कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रख रहे हैं, तो उन्हें कुछ, अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं ना, विशेष अधिकार, विशेषाधिकार दे दिया जाता है। तो ये विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 105 में है, जो सांसदों के विशेषाधिकार हैं। एक बात का ध्यान रखना, जो सांसदों के विशेषाधिकार है वो अनुच्छेद 105 में है, और जो विधायकों के जो है वो आगे जाके आएंगे 195 में आएंगे अनुच्छेद नंबर में, तो वो अलग से है। और ये 105 है, अनुच्छेद नंबर 105 में सांसदों के विशेषाधिकार है, यानी उन्हें अतिरिक्त शक्तियां दी जाती हैं। अगर वो इन कानूनों का निर्माण कर रही हैं तो उनसे कुछ गलती हो जाए तो उन्हें न्यायालय में पेश ना किया जाए, यानी न्यायालय में कोई उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, यानी उनके खिलाफ कोई भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी अगर उनसे गलती भी हो जाती। तो ये उनके विशेषाधिकार है जो हमें नहीं प्राप्त है, केवल सांसदों को ही प्राप्त है, जिसके लिए उन्हें दंड नहीं दिया जाता है। तो ये थी भारत की संसद के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अब इसके दौरान कुछ प्रश्न काल होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, आपने सुना होगा तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं? तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो संसद में सांसद जो होते हैं, मंत्री, उनसे मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है, यानी जो मंत्री होते हैं उनके मौखिक रूप में उत्तर दे दिया जाता है। कोई भी सामने से सांसद उनसे प्रश्न करता है और सामने जो मंत्री होता है वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है, और वो कौन सा होता है? वो मौखिक होता है। अब अतारांकित प्रश्न भी होते हैं। अतारांकित प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर लिखित रूप में देना होता है, भी उन्हें मौखिक रूप में भी दे सकते हैं और लिखित रूप में भी दे सकते हैं, वो अतारांकित प्रश्न होते हैं, लेकिन अधिकतर लिखित रूप में ही दिए जाते हैं, जो इस तरीके के होते हैं। आगे हम बात करेंगे अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना का मतलब होता है कि कोई भी मंत्री है उसे 10 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपने इन प्रश्नों का उत्तर देना है और अपनी तैयारी के साथ आना, यानी अपने जवाब के साथ आना। तो ये जो पहले बता दिए जाते हैं वो होते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो उनसे भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं 10 दिन पूर्व। तो इसमें हो गया जी तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो ये संसद में प्रश्न काल होता है जिसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये तो संसद से संबंधित बातें थी जिन्हें हमने पढ़ लिया, यानी संसद 3 अंगों से है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, तीनों से। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि हमने इनके बारे में पढ़ लिया है कि 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, साल में 2 अधिवेशन होने चाहिए, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इस तरीके से होते हैं। पहला घंटा होता है जो प्रश्नकाल का होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है, इस तरीके के सांसदों के विशेषाधिकार है, इससे पढ़ लिया। अब हम आगे बात करेंगे कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं संसद से संबंधित परीक्षा में आए हुए। तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। IAS प्री 2014 में आया था कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है
प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, संसद की समितियां वो हम आगे करेंगे, इस वीडियो में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। जो प्रश्न आए हुए हैं संसद से संबंधित तो सामान्य प्रश्न आए हैं, तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, वो है जी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन होता है कि जो अनुदान दिया जाता है उसका आंकलन करना प्राक्कलन समिति है, यानी जो धन दिया जाता है उसका आंकलन करना। उसमें सदस्य कितने होते हैं, उसमें 30 सदस्य होते हैं। हम आगे हम बात करेंगे संसद। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ये आया है RSRTS 2013 के एग्जाम में आया था। इसमें यह पूछा गया था क्या राज्यों से पूछना जरूरी है या नहीं है, तो इसमें बिना किसी राज्य की सहमति का, कहने का मतलब है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के साथ संधि समझौता करते हैं तो हमें भारत के जो राज्य हैं उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, केवल संसद की अनुमति लेना ही आवश्यक है। अब इसके बाद बात करें, किसी राज्य में लोकसभा व राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ये राजस्थान B.Ed 2013 के एग्जाम में है। तो उत्तर प्रदेश, यूपी में अपने सभी सबसे ज़्यादा लोकसभा से सदस्य जाते हैं और सबसे ज़्यादा ही राज्यसभा से जाते हैं, तो वो हमें पता है उत्तर प्रदेश है। इसके बाद है राजस्थान। भारत संसद का जनता द्वारा निर्वाचन सदन कौन सा है, यानी निर्वाचित जनता किसे वोट देती है, तो वो लोकसभा को देती है। राज्यसभा को तो हम अप्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। तो जनता किसे चुनती है, वो लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। जिसको जो 500 हमारे 45 सदस्य हैं उनको चुनती है, यानी 543 पर वोटिंग होती है, तो वो लोकसभा ही है जिस पे होती है। तो ये राजस्थान कारागार भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ था, तो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण। आगे कुछ और प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आगे हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों को वर्ष में किस बजट सत्र में राष्ट्रपति संबोधित करता है। अब ये बताया कि किस बजट सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है, तो बजट प्रथम सत्र बजट, यानी जो पहला बजट सत्र होगा उसे राष्ट्रपति संबोधित करेगा, यानी पहला जो भाषण होगा वो राष्ट्रपति का होगा। और ये पटवार भर्ती 2013 में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से देख लीजिए पटवार वालों अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। अगला हमारा प्रश्न है, जब बजट पारित होने से पहले संसद द्वारा जो अग्रिम अनुदान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। इस बात का ध्यान करें, ये UPSC 2012 में आया हुआ है प्रश्न, जिसमें यह पूछा गया है कि जब पारित होने से पहले संसद में जो अग्रिम अनुदान दिया जाता है, यानी अभी तक जो हमारा बजट पारित होना है उसका अनुदान के बारे में नहीं बताया लेकिन हमने पैसा निकाल लिया है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो संसद, यानी भारत की संसद में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो लोकसभा में होते हैं 2 सदस्य और राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य। टोटल सदस्य कितने होते हैं, 14 सदस्य हैं। ये आया है टीचर ग्रेड सेकंड में SST के 2011 के एग्जाम में आया। एक बात का ध्यान रखना, जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय चुने जाते हैं उनका भी संविधान संशोधन होके उनको कट कर दिया गया, लेकिन वो चुने गए थे, तो इस बार से तो 14 ही है। आगे से जो नई लोकसभा आएगी उसमें क्या होता है वो हम देख लेंगे, लेकिन वर्तमान में 14 है। अगर हम बात करें संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने को क्या कहा जाता है, जब वो साथ बैठते हैं तो वो होती है संयुक्त बैठक होती है, जिसमें क्या है किसी बिल पर होता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना हो तो या पास कराना हो तो दोनों सदन आपस में साथ साथ बैठते हैं। अब दोनों सदन कौन से हो गए, लोकसभा व राज्यसभा, तो उनको जो साथ में बैठते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। जब एक सदन पास कर दे दूसरा सदन पास ना करे तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आज तक 3 संयुक्त बैठक हुई हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें, वे साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। इस पंक्ति का संबंध सरकार के किस रूप से है, यानी इसमें यह कहा गया है कि जो एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं, इसका क्या मतलब, यानी किस व्यवस्था में होती है, तो वो संसदात्मक व्यवस्था होती है। यानी जिस देश में संसद है उसमें एक साथ सभी तैरेंगे एक साथ डूबेंगे। यानी PM ने अगर त्यागपत्र दे दिया तो उसके जितने भी मंत्री है वो अपने आप ही त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा।
अगर किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ या उसके मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सारे के सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए प्रधानमंत्री पर तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं। ये भी टीचर ग्रेड सेकंड में दो साइंस का जो एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगर बात करें संसद में संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यानी संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुलाता है, उसको राष्ट्रपति बुलाता है। और ये भी पटवार भर्ती 2011 में प्रश्न पूछा गया है। यानी आहूत करना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है, तो वो 25 वर्ष है। 21 वर्ष मत करके आ जाना, 25 वर्ष है। ये भी सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत 2010 के एग्जाम में पूछा गया। लोकसभा में मनोनीत सदस्य संख्या कितनी है, तो वो 2 है जी, 2 आंग्ल भारतीय हैं उनके ही है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं जी, जो हमारे परीक्षाओं में विभिन्न रूप से आए हुए हैं। और अंतिम हमारे है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये क्या संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकती है। कब तक रह सकती है, जब तक विधान पालिका में निम्न सदन का विश्वास मत प्राप्त हो। यानी जब उसे लोकसभा में उसे विश्वास मत प्राप्त हो तब तक वो अपने पद पर रह सकती है। अगला हमारा बात करें, जब संसद के दोनों सदन किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो जाए तो इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। ये भी RRB TC 2005 में आया हुआ है। यानी दोनों सदनों में मतभेद होता है तो क्या होगा, दोनों की संयुक्त बैठक हो जाएगी अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो ये थे संसद से संबंधित प्रश्न जिनके बारे में अपने चर्चा की है। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो आपको मैटर करवाया जा रहा है ये गागर में सागर है, बहुत ही शॉर्ट मैटर है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आपको इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिल सके। आगामी सभी भर्तियों में ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे सभी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।